हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड के चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पोर्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या स्टार्ट किया था? इससे पहले हमने डेफिनेशंस वगैरह स्टार्ट की थी, डेफिनेशंस करना, और हमने काफी सारी, देखो ये जनरल एक्सप्लेनेशंस के अंडर है ये टॉपिक। सेक्शन नंबर 6 से लेकर के हमने सेक्शन नंबर 24 तक अप्रॉक्स 27 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, 27 तक कर लिया था और आज हम 28 से लेकर के एंड इसका एंड कर देंगे। ठीक है, पूरा जितने भी सारे सेक्शन है, कितने सेक्शन है? 52A तक। ठीक है, कहां से कहां तक लेके सेक्शन है? सेक्शन नंबर 28 से लेकर के 52A। स्टार्ट कहां से होते हैं? 6 से स्टार्ट होते हैं। तो इतने हमें सेक्शंस करने हैं अभी कंप्लीट। अब देखो, मैंने इसमें कई सारे पार्ट्स बना दिए हैं ताकि आप इसको सेक्शंस में डिवाइड करके आराम से समझ सको। अब देखो, ये जो इसमें फर्स्ट पार्ट है जिसमें सेक्शन नंबर 28 से लेकर के 31 आता है, ये कोई टैंजिबल चीजों का है, यानी कि ये चीज आपको हाथ में मिल सकती है। जैसे ये काउंटरफीट चीजें, ये आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट आप देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको एक कंप्यूटर वगैरह पे मिल सकता है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और जो बिल है, ये सारी चीजें आप हाथ में टच कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये टैंजिबल, एक तरह से टैंजिबल चीजों में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले मैं आपको पार्ट्स बता देती हूँ। सेकंड पार्ट मैंने किया है सेक्शन नंबर 32 से लेकर के 36। ठीक है, ये जो पार्ट है ये एक्ट और ओमिशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमने 32 से लेकर के 36 तक कवर किया है। देन इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सेक्शन नंबर 51 से लेकर 51 तक, 51A 50 यहाँ तक आ जाता है। कहां से लेकर के? सेक्शन नंबर 39 से लेकर के। अब इसमें जो थर्ड पार्ट है वो है ऑफेंसेस से रिलेटेड। 40 में ऑफेंसेस डिफाइंड है, 37, 38 और 39 इससे कनेक्टेड है। ठीक है, देन इसके बाद फोर्थ पार्ट है वो लीगैलिटी से रिलेटेड है, स्पेशल लॉ, लोकल लॉ। ठीक है, 41, 42, 43। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती है। फिफ्थ में है एक पर्टिकुलर उससे कि इंजरी टू लाइफ इज इक्वल्स टू डेथ। ये मैंने 44, 45, 46 एक स्टेटमेंट बना दी है। ठीक है, देन इसके बाद 6 एक तरह से हो गया मिसलेनियस टाइप, मान लो एनिमल और वेसल। आई नो मिसलेनियस लास्ट में होता है, बट इसमें इसको किस तरह से अलग करें, है ना। एनिमल, वेसल, ये भी एक तरह से टैंजिबल हो गया, ये आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं हम 7th पोर्शन पे। अब 7th पोर्शन है, इसकी कोई हेडिंग नहीं है। ठीक है, 7th पोर्शन में कौन कौन से सेक्शन है हमने यहाँ पे 48 पेन किया। फिर इसके बाद इसमें है 49। ठीक है, इसमें ईयर मंथ है, तो ईयर मंथ इधर हम लोग जैसे स्कूल में लिखते थे ना, डेट वगैरह इधर। ठीक है, तो ईयर और मंथ इधर आ गया। अब सेक्शंस हम लोग इधर लिखते थे। ठीक है, सेक्शंस हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं हमेशा, तो सेक्शंस का 50 सेक्शन इधर आ गया। और इसके बाद बचते हैं कौन कौन से सेक्शन? सेक्शन नंबर 51, 52 और 52A। ठीक है, इसमें क्या है? ओथ है, ठीक है, गुड फेथ है और हार्बर है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मिसलेनियस पोर्शन हो गया। इसको जब हम पढ़ेंगे तो देख लेंगे कि इसको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 28 से। सेक्शन नंबर 28 बात करता है टैंजिबल चीजों के बारे में, 28 से लेकर के 31। ठीक है, और सेक्शन नंबर 28 बात करता है काउंटरफीट के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है? पर्सन इज सेड टू काउंटरफीट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल एज अनदर थिंग, है ना। यानी कि एक चीज को दूसरी चीज बना दो। आप नाइकी लेके आओगे या फिर नीकी लेके जाओगे, वो वाली चीज आ जाती है काउंटरफीट में। दूसरी चीज है, सामने वाले को पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, काउंटरफीट में ये चीजें हो सकती है। आप, आई होप आप समझ सकते हो। अब इसके एक्सप्लेनेशंस दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन है, उसको जल्दी से पढ़ लेंगे। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट इमिटेशन जरूरी नहीं है, बस सामने वाले के दिमाग में एक रिजेंबलेंस होनी चाहिए कि हाँ ये आपको बना रहा है। ठीक है, देन इसके बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन 2 पे। When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended। देखो, हमें हमेशा एक चीज पता है कि क्रिमिनल लॉ में क्या है? एक इंटेंशन होना चाहिए। इसमें सामने वाले का इंटेंशन जरूरी है। बाय मीन्स ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन, की डिसेप्शन कॉज हुआ है और न्यू इट टू बी लाइकली दैट द डिसेप्शन वुड देयर बाय बी प्रैक्टिस। यानी कि सामने वाले के पास इंटेंशन होना चाहिए और वो कुछ ऐसा काम करना चाहिए, यानी कि कोई एक ओवर्ट एक्ट होना चाहिए जिसकी वजह से आपको पता चले कि हाँ ये काउंटरफीट करने वाला है या कर रहा है। देन इसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 29 जो कि बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट सिंपली क्या होता है कि कोई भी चीज आपने एक्सप्रेस की है किसी सब्सटेंस पे, यानी कि जैसे ये चीजें कहाँ है? ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस कौन सा है? पेपर है। मैं टेबल पे कुछ लिख के आपको दे दूं, वो क्या हो गया? वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट हो गई, है ना। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन में एक सिंपल सी बात की गई है कि इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स आर फॉर्म्ड और वेदर द एविडेंस इज इंटेंडेड फॉर और मे बी यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। देखो, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बिना किसी सोच के कहीं लिखी हुई है तो वो डॉक्यूमेंट है। जरूरी नहीं है कि आपने उसके पीछे क्या सोचा हो, वो डॉक्यूमेंट होती है। ठीक है, इलस्ट्रेशन इसकी एक बार देख लेते हैं आप।
इसके इलस्ट्रेशन में सिंपली ये बताया गया है राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो गया, डॉक्यूमेंट ही हो गई एक तरह से। चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स, ठीक है, ये तो इमटेरियल मैंने इसके बारे में बात कर दी है। इसका सेकंड एक्सप्लेनेशन बात करता है whatever is expressed by means of letters, figures or marks as explained by the mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. अब इसका illustration देख लेते हैं। A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by the mercantile uses. Mercantile uses आपको समझ में आ रहा है ना, is that the bill is to be paid to the होल्डर, यानी कि जिसके पास जो ये होल्ड करेगा इस चीज को, उसको आप दे दो। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंडोर्समेंट जो उसने किया है वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट एंड मस्ट बी कंस्टिट्यूट इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड्स पे टू द होल्डर और द वर्ड्स टू दैट इफेक्ट हैड बीन रिटन ओवर द सिग्नेचर। तो सिंपली इसमें बस यही बताया गया कि जैसे डॉक्यूमेंट लिखी गई है, जिस चीज की लिखी गई है उसको उसी पर्पस के लिए यूज करना है, ऐसी चीजें लिखी गई है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 29A, ठीक है। 29A बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। शैल हैव द मीनिंग असाइन टू देम इन क्लॉज T ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द IT एक्ट। क्या हो गया, IT एक्ट के कौन से में, किस सेक्शन 2 में, ठीक है, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 के F में लिखी गई है, सॉरी T में लिखी गई है, ठीक है, T फॉर टेक्स्ट। तो आई होप आपको याद रहेगा 2 के 1 के T में, T फॉर टेक्स्ट, ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप। 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब हम चलते हैं इसके बाद सेक्शन नंबर 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ये भी टैंजिबल चीज है, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, इट डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और परपोर्ट्स टू बी अ डॉक्यूमेंट वेयर बाय एनी लीगल राइट इज क्रिएटेड। अरे आपकी जमीन के कागजात हो गए, वो क्या हो गया, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। उससे आपका क्या है, एक लीगल राइट क्रिएट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। या फिर आपका कोई जमीन का कागजात है, आपके पास कोई ऐसा पेपर है जिससे आप क्या कर रहे हो, उस राइट को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, ट्रांसफर कर रहे हो किसी और को, तो वो क्या हो गया, वो भी एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। या फिर किसी से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, कोई भी राइट है, ठीक है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को कैसे आप डिनोट करोगे, राइट से। कोई भी राइट है, कोई भी राइट क्रिएट हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, इधर उधर जा रही है, वो क्या हो गया, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। और वो भी किससे रिलेटेड है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये याद हो गया आपको। देन इसके बाद आते हैं 31 विल, ठीक है। विल भी क्या हो गया, इट डिनोट्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट। तो ये भी क्या हो गया, ये भी एक तरह से एक डॉक्यूमेंट हो गई। तो आपको एक काउंटरफीट तो समझ में आ रहा होगा। काउंटरफीट भी एक तरह से क्या होगा कि किसी को किसी चीज से डिनोट कर रहे हो, ठीक है, वो हो गया। और बाकी सब क्या है, डॉक्यूमेंट से कनेक्ट हो गया। तो क्या हो गया, 4 सेक्शंस आप इधर क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो 28 से 31 तक। अब इसके बाद चलते हैं सेकंड पोर्शन, जो कि किस बारे में बात करता है, एक्ट्स एंड इलीगल ओमिशंस, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन है और इधर क्या है, सेक्शन 32, ठीक है। 32 से लेकर के 36 तक हम इसे करेंगे। 32 बात करता है एक्ट्स, वर्ड्स रिफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशंस, ठीक है। यानी कि क्या है, एक्ट्स हैं जो क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इलीगल ओमिशंस। आपने सेट्स और सबसेट्स पढ़ा होगा ना, तो ये क्या हो गया, एक्ट पूरा सेट हो गया और उसका सबसेट क्या हो गया, इलीगल ओमिशन। तो इसमें क्या लिखा गया है, वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस, ठीक है। कि अगर कोई कॉन्ट्रेरी, देखो अब ये भी इंटेंशन से कंक्लूड किया जाता है कि अगर वेयर अ कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, जहां पे कोई दूसरा इंटेंशन अपीयर करता है फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है, वर्ड्स वगैरह ये सब चीजें, वर्ड्स विच रिफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड ऑल्सो टू इलीगल ओमिशंस, ठीक है। अगर इंटेंशन है तो आपके जो वर्ड्स वगैरह है वो इलीगल ओमिशंस की, आपने कुछ गलत काम है उस तक भी एक्सटेंड करेंगे। तो आई होप आपको ये सेक्शन नंबर 32 समझ में आया हो। 33 इन दोनों को अलग अलग डील करता है। एक्ट्स क्या होते हैं, इलीगल ओमिशंस क्या होते हैं, ठीक है। एक्ट्स क्या होते हैं, ये भी डिनोट करते हैं सीरीज, देखो इसमें बस ये बताया गया कि एक्ट जो है वो सीरीज ऑफ एक्ट्स को डिनोट करते हैं और ओमिशंस जो है वो सीरीज ऑफ ओमिशंस को भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में रख दिया है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में रख दिया है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 34 बहुत बाप सेक्शन है, सबको पता होता है, ठीक है। 34 किस बारे में बात करता है, कॉमन इंटेंशन, ठीक है। कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को हर बार हर कोई डील करता है अलग अलग वीडियोस में। आपको अगर देखना हो तो आप देख लीजिएगा, और वीडियोस होंगे इसके, ठीक है। तो कॉमन इंटेंशन जो है जनरली सबको पता होता है कि एक्ट डन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, ठीक है। कई सारे लोग हैं उनका सेम इंटेंशन था तो उनको सजा भी सिमिलर ही मिलेगी, सेम ही मिलेगी, ठीक है। सिमिलर नहीं, सेम ही मिलेगी, ठीक है। तो कोई भी एक्ट है कि सेवरल पर्सन से अगर वो कोई एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, then persons are liable for the act in same manner as if it were done by them, ठीक है, पर्सनली। अब इसका एक सिंपल एक एग्जांपल देख लो कि आप कोई बैंक लूटने गया है, कोई बाहर खड़ा है दरवाजे पे गन लेकर के, कोई अंदर खड़ा है, कोई सच में बैंक लूट रहा है, तो वो सारे एक्ट क्या हो गए, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। तो वो सारे एक्ट को सबको सेम सजा मिलेगी आपको डकैती करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 35।
सेक्शन नंबर 35 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डील करता है व्हेन सच एन एक्ट इज क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन। यानी कि ये जो एक्ट है, ये जो एक्ट इधर है, इस पे ऐसे लाइन बना के इधर कर लो, इसमें प्लस डाल दो CI, ठीक है, क्रिमिनल इंटेंशन। ये वाला CI नहीं, दूसरा वाला CI, क्रिमिनल नॉलेज या फिर क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 35 किस बारे में बात करता है कि अगर क्रिमिनल इंटेंशन है, ठीक है, या फिर क्रिमिनल इंटेंशन है या फिर नॉलेज है, एंड एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्संस, ठीक है, तो ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन विद दैट नॉलेज। तो ये दोनों सेक्शंस क्या हो गए, सिमिलर सेक्शंस हो गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और ये क्या है, अगर क्रिमिनल नॉलेज या इंटेंशन के साथ कोई एक्ट किया गया है तो वो क्या हो जाएगा, वो क्रिमिनल ही हो जाएगा और सारे लोगों को सिमिलर ही सजा मिलेगी, ठीक है, सिमिलर सेम सजा मिलेगी। अब इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 36, इसी पार्ट का है वो, इसको अलग मत कर देना क्योंकि नीचे नहीं लिखा है। सेक्शन नंबर 36 बात करता है इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, यानी कि थोड़ा आधा आधा अधूरा कर लो, आधा एक्ट कर लो, आधा ओमिशन कर लो। सिंपल है, एक ऐसी चीज की खाना नहीं दिया, ठीक है, वो क्या हो गया, ओमिशन हो गया। तो एक एग्जाम्पल है कि ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड, यानी कि तुमने खाना नहीं दिया और बाकी क्या किया, मारा। खाना ओमिशन नहीं दिया, ओमिशन में आ गया, और फिर इसके बाद मारा, एक्ट में आ गया, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया। तो आप, आई होप आप समझ रहे हो इसको कि कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक है, इज एन ऑफेंस if it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission, यानी कि जिसकी डेथ हुई है वो कैसे हुई है, partly by an act and partly by omission। तो ये आपको 32 से लेकर के 36 समझ में आया, एक्ट और ओमिशन से ही रिलेटेड है। ये भी क्या है, ये एक्ट से रिलेटेड है, बट ये कई लोगों से रिलेटेड है, ठीक है। तो इधर ऐसे ऐसे लोग बना दो ताकि आपको ये पोर्शन याद हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 40, 37, 38 और 39, ठीक है, ये वाला पोर्शन है। इसको मैंने देखो 40 को ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि 40 किस बारे में बात कर रहा है, 40 बात कर रहा है ऑफेंस से रिलेटेड, ठीक है। और ये सारे जो नीचे वाले सेक्शन से, ये किस चीज से रिलेटेड है, ऑफेंस से रिलेटेड है, 37, 38 एंड 39। तो सबसे पहले हम 40 करेंगे। 40 में ऑफेंस है, एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शंस मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबली बाय दिस कोड। इस कोड में जो भी चीज पनिशेबल है वो क्या है, ऑफेंस है, ठीक है। सेक्शन नंबर 40 आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम सेक्शन नंबर 37 करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 37 बात करता है कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, यानी कि सेवरल एक्ट्स हैं, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3, ये क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट एक ऑफेंस। वैसे 38 क्या बात कर रहा है, 38 बात कर रहा है पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस, ठीक है। ये क्या है, एक एक्ट है पर ऑफेंसेस क्या है, ऑफेंसेस डिफरेंट है। अब इसके बाद 37 और 38 को अच्छे से डील करते हैं बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 37, ठीक है, क्योंकि कॉपरेशन के बारे में बात कर रहा है। और चलो मैं आपको एक बेरक दिखाती हूँ। ये जो कॉपरेशन लिखा हुआ है इसको याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसे ही पूछा जाएगा कि कॉपरेशन कहाँ पे है। देखो कॉपरेशन से आपको क्या है, एक हिंट मिल जाएगा, ठीक है। व्हेन एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स हुएवर इंटेंशनली कोऑपरेट्स इन द कमिशन ऑफ द ऑफेंस बाय डूइंग एनी वन ऑफ दोज एक्ट्स ईदर सिंगली और जॉइंटली विद एनी अदर पर्सन कमिट्स दैट ऑफेंस। यानी कि कोई अगर कॉपरेट करता है कुछ करने से, ठीक है, मान लो वो चोरी नहीं कर रहा है पर कॉपरेट कर रहा है, तो क्या हो गया, वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब हम बी वाला इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसके लिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए अच्छे से, ठीक है। ए एंड बी आर जॉइंटली जेलर्स एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड, अ प्रिजनर ऑल्टरनेटिवली फॉर 6 hours एट अ टाइम। A and B intending to cause Z's death knowingly cooperate in causing that effect by illegally omitting each during the time of his attendance to furnish Z with food supplied to them for that purpose. Z dies of hunger, ठीक है। Both A and B are guilty of the murder of Z, ठीक है। तो ये जो सेक्शन नंबर 37 हो गया, ये किसकी तरह दिख रहा है आपको, कुछ ये सेक्शन नंबर 36 की तरह लग रहा होगा आपको, ठीक है, कि एक्ट किया, ओमिशन किया, ठीक है, कोई एक्ट किया फिर उसका कोई ओमिशन है, आधा आधा किया, ठीक है। इसमें क्या है, एक्ट एंड ओमिशन का आधा आधा हो रहा है। और सेक्शन नंबर 37 में क्या हो रहा है, कॉपरेशन हो रहा है, ठीक है, आधा आधा लोग आधा आधा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक्ट और ओमिशन से रिलेटेड नहीं है, ये एक्ट से ही रिलेटेड है, सेवरल एक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑफेंस हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम 38 पे, ठीक है। इसको चाहो तो आप वैसे भी लिंकअप कर सकते हो बट मुझे ऐसे ज्यादा इजी लगा। देन इसके बाद आता है 38 पे, ठीक है। 38 डील करता है पर्सन्स कंसर्न्ड इन क्रिमिनल एक्ट्स में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। इसमें क्या है, सेवरल पर्सन्स है इंगेज्ड है किस चीज में, कंसर्न्ड इन द कमिशन ऑफ अ क्रिमिनल एक्ट एंड दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। अब ये कैसे होता है उसके लिए हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं।
सेक्शन 37 और 38 जो है वो कॉन्ट्ररी जा रही हैं, इसलिए हम इसके इलस्ट्रेशन से बहुत आराम से समझ जाएंगे कि ए अटैक जेड अंडर सच सर्कमस्टांस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। ठीक है, कि ए इस तरह मारता है कि उसकी जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा। ठीक है, बी हैविंग इल विल टुवर्ड्स जेड, ठीक है, कि उसके टुवर्ड्स इल विल है, एंड इंटेंडिंग टू किल हिम एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्टेड टू द प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेड। ठीक है, ए क्या करता है, उसके कान में बोलता है अरे लाठी से क्यों मार रहा है, बंदूक से मारना है ना। हेयर दो ए एंड बी आर बोथ एंगेज इन कॉजिंग जेड्स डेथ, ए और बी जो है वो जेड की डेथ कॉज करने के लिए दोनों हैं। बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर एंड ए इज गिल्टी ओनली ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। ठीक है, ए के इंटेंशन और जेड के और बी के इंटेंशन अलग अलग है, इसलिए बी के इंटेंशन के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी और जेड के ए के इंटेंशन के अकॉर्डिंग ही उसको सजा मिलेगी। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ऑफेंस डिफरेंट कैसे हो सकते हैं बल्कि एक्ट सेम हुआ है, और इसमें क्या है ऑफेंस एक ही कैसे होगा बल्कि एक्ट डिफरेंट हुए हैं। ठीक है, एक्ट डिफरेंट हुए हैं, बट ये कैसे हुआ है, ये कॉपरेशन से हुआ है, और ये कैसे हुआ है, ये कान में भरने से हुआ है एक तरह से, है ना। उसको बताया तुमने, समझाया तुमने, कुछ एक तरह से क्या किया तुमने, उसमें हाथ डाल दिया अपना। ठीक है, तो आपको 30, 40, 37 और 38 समझ में आया। अब 39 में चलते हैं। 39 बात कर रहे हैं वॉलंटरली में। अब वॉलंटरली मैंने इस जगह इसको क्यों लिखा है, क्योंकि ऑफेंस जो होता है वो वॉलंटरली करते हो आप तभी होता है। ठीक है, वॉलंटरली करोगे तभी क्या होगा, ऑफेंस होगा, इसलिए उस पर डायरेक्शन बनाई है। तो सेक्शन नंबर 39 बात करते हैं वॉलंटरली। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, व्हेन ही कॉजेज इट बाय, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, वो कोई भी एक्ट या फिर कुछ भी कॉज करता है, बाय मीन्स वेयर बाय इंटेंडेंट टू कॉज इट। ठीक है, यानी कि इधर क्या है, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, है ना, आई लिखा है मैंने, इंटेंशन होनी चाहिए, या फिर क्या है, he knew or had reason to believe to be likely to cause it। ठीक है, इंटेंशन है, नॉलेज है कि लाइकली हो जाएगा। ठीक है, आई एंड के दोनों चीजें होनी चाहिए तभी वॉलंटरली होता है। जब आप मर्डर का सेक्शन पढ़ोगे, मर्डर का 300, 302 ये सारी चीजें पढ़ोगे आप, 299 पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा इंटेंशन और नॉलेज होनी जरूरी है। ठीक है, तभी आपको उस जगह सजा मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिल सकती, क्योंकि वो वॉलंटरली कॉज ही नहीं करेगा। इसके बाद आता है फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन में हम कौन से सेक्शंस कर रहे हैं, 41, 42 एंड 43। ठीक है, 41 बहुत छोटा है, सिंपली बात करता है कि स्पेशल लॉज क्या होते हैं एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। स्पेशल लॉ आपको समझ में आ रहा होगा कौन से स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे कि हिंदू मैरिज लॉ, ये सारे। ठीक है, लोकल लॉज क्या होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई होते हैं। स्पेशल लॉज क्या होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है 43। सेक्शन 43 बात करता है इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू। ठीक है, ये भी लीगल से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, इलीगल का मतलब देखो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। ठीक है, एंड और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। ठीक है, कुछ गलत चीज है या फिर कोई चीज गलत चीज को होने के लिए करती है तो वो सारी चीजें क्या हो जाती है, इलीगल हो जाती है। ठीक है, एंड लीगली बाउंड टू डू इज वॉट एवर इट इज लीगल इन हिम टू ऑमिट। ठीक है, लीगली बाउंड टू डू यानी कि जो आपको करना चाहिए और जो आपको ऑमिट करना चाहिए, वो दोनों चीजें आ जाती है लीगली बाउंड टू डू में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है फिफ्थ पोर्शन। फिफ्थ पोर्शन बात करता है इंजरी टू लाइफ इज इक्वल्स टू डेथ। ठीक है, इसमें आता है इंजरी, लाइफ एंड डेथ, ये तीनों चीजें आती हैं, इसलिए मैंने तीनों चीजें इसी के अंडर लिख दी हैं 44, 45, 46 में। सबसे पहले हम बात करते हैं इंजरी के बारे में। इंजरी क्या होती है, कोई भी हार्म। ठीक है, पर क्या कोई भी फिजिकल हार्म होता है, नहीं। इंजरी इज नॉट अ फिजिकल, जस्ट फिजिकल हार्म। इंजरी इज माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी। चारों तरफ से अगर कुछ हुआ है, चारों में से एक भी दीवार गिरी है तो क्या होता है, घर गिर जाता है। वैसे ही क्या है, इंजरी में अगर कोई भी पोर्शन को कुछ दिक्कत होती है ना, माइंड, बॉडी, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी को, तो क्या है, आपको इंजरी हो जाती है। ठीक है, चारों चीजें होनी चाहिए, चारों में से कोई भी एक चीज है, सॉरी। देन इसके बाद आता है लाइफ। लाइफ जो है डिफाइन किया गया है, हो सकता है आपसे पूछ भी लिया जाए। ठीक है, 45 में 45 से कैसे याद रखोगे, आपको मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो 45 से आप याद रख लो कि लाइफ, द वर्ड लाइफ डिनोट्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। अब आईपीसी में लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एन एनिमल। ठीक है, एंड इसके बाद 46 में आते हैं डेथ। ठीक है, लाइफ के बाद ऑब्वियसली डेथ आएगा। तो डेथ क्या है, डेथ क्या डिनोट करती है, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्ररी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लाइफ होगी तो ह्यूमन बीइंग की होगी, डेथ होगी तो ह्यूमन बीइंग को होगी, इंजरी होगी तो ह्यूमन बीइंग के चारों एस्पेक्ट में होगी। ठीक है, ये पोर्शन समझ में आ गया। देन इसके बाद आता है 6 पोर्शन में, जिसमें बात हो रही है एनिमल और वेसल के बारे में। सेक्शन नंबर 47 एंड 48। द वर्ड एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रीचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, एनिमल क्या हो गया, अरे जो इधर नहीं है वो इधर है। ठीक है, वेसल क्या हो गया, मेड फ्रॉम द फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बींग्स और ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो वेसल क्या हो गया, शिप वेसल हो गया या कोई वेसल हो गई जिसकी वजह से क्या है, आप पानी से लेके जा सकते हो इधर से उधर कोई चीज है, तो वो हो गई वेसल।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन पे, जिसमें है सेक्शन नंबर 49 और 50, दो ही सेक्शन है इसमें, ठीक है। 49 बात करते हैं ईयर एंड मंथ, ये राइट साइड को लिखा है, हम राइट साइड को डेट लिखते थे ना ऊपर, तो वैसा ही है। 49 ईयर एंड मंथ के बारे में बात करता है, और ये ईयर और मंथ क्या होंगी, ये होंगी ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ठीक है, ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग, ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग होंगी। देन इसके बाद आता है सेक्शन, सेक्शन नंबर 50 पे ही हम पढ़ रहे हैं क्या सेक्शन। सेक्शंस क्या होते हैं, पोर्शंस ऑफ अ चैप्टर, ठीक है, चैप्टर के अंदर जो पोर्शंस हम पढ़ते हैं उनको हम सेक्शंस बोलते हैं, सिंपली वही चीज है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पोर्शन, लास्ट पोर्शन जो 8th पोर्शन है, इसमें हम करेंगे सेक्शन नंबर 51 से लेकर के 52A, 3 सेक्शंस करेंगे हम, इसको एक तरह से मिसलेनियस का नाम दे देते हैं। सेक्शन नंबर 51 बात करता है ओथ से रिलेटेड, ठीक है, ओथ। अब ओथ क्या है, इट इंक्लूड्स अ सोlemn affirmation substituted by law for an oath, ठीक है, एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ, ठीक है। अब पर्पस क्या है ओथ का, ओथ का पर्पस देखो, एक तो पब्लिक सर्वेंट के सामने आप करते हो, दूसरा क्या है किसी प्रूफ से रिलेटेड है, ठीक है। ओथ एंड अफर्मेशन आप करोगे जब सीआरपीसी वगैरह पढ़ोगे, तो आप उसमें ओथ वगैरह से रिलेटेड पढ़ोगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि ओथ का एक्चुअल पर्पस क्या है, ठीक है। ओथ का पर्पस सामने वाले को ये बताना कि आप सच बोल रहे हो। देन इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 बात करता है गुड फेथ के बारे में। आपको गुड फेथ से ही समझ में आ रहा होगा कि गुड फेथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, विच इज डन और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, ठीक है। समथिंग इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन, जैसा होना चाहिए वैसा, ठीक है, यानी कि नेचुरल कोर्स कोई चीज अपना चल रही है तो वो क्या है, एक तरह से गुड फेथ है, विदाउट, बिना सोच समझ के, बिना ऐसा किया है ना, कोई भी मैलिस इंटेंशन नहीं रखा। देन इसके बाद लास्ट सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 52A, हार्बर, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका मैं आपको बेरक से बताती हूँ। Except in section 157 and in the section 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband, ठीक है। हार्बर क्या होता है, एक तरह से उसको छुपाना, ठीक है, ऑफ द पर्सन हार्बर। द वर्ड हार्बर इंक्लूड्स द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशन और मीन्स और कन्वीनियंस, और द असिस्टिंग अ पर्सन बाय एनी मीन्स whether of the same kind or those enumerated in this section or not to evade apprehension। पर्पज याद रखना, हार्बर किसे कहते हैं, आप किसी को अपने घर पे रख रहे हो, दैट डजंट मीन हार्बरिंग, लेकिन अगर कोई एप्रीहेंशन से भाग रहा है, किसी भगोड़े को पनाह देना, उसको बोलते हैं हार्बर। अब इसका एक्सेप्शन क्या आता है, वाइफ या फिर हस्बैंड अगर कुछ ऐसा कर रहे हो, सेक्शन नंबर 157 एंड 130। तो आई होप आपको ये वाला पोर्शन अच्छे से समझ में आया हो, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, बिकॉज बहुत कम टाइम में मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स के साथ ये पूरा पोर्शन कंप्लीट करवा दिया है। इसका फर्स्ट वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इसी की प्लेलिस्ट में होगा, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 भी है, और बाकी आगे के भी चैप्टर सारे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।